मॉनसून की एक तूफानी घुप रात थी। आकाश में गहरे स्याह मेघ छाए थे और बिजली रुक रुक कर चमक रही थी। विवेक, जो एक गरीब कारीगर था और पास के उदयपुर कस्बे में अपनी हस्तकला का सामान बेचकर लौटा रहा था, थकान से चूर था। जिस देवपुर गांव से वो गुजर रहा था, वहां अजीब सी स्तब्धता और दहशत पसरी थी। तेज होती वर्षा से बचने के लिए विवेक ने गांव के बाहरी किनारे पर बनी शामू काका की छोटी सी चाय की दुकान शांतिका पर शरण ली। अरे विवेक, तुम आ गए बेटा। इतनी रात हो गई और इस तूफान में अकेले जा रहे हो। आज रात यहीं रुक जाओ, मौसम ठीक नहीं लग रहा। नहीं काका, घर पर तारा अकेली होगी। उसकी चाची साथ है, पर वो मेरी राह देखती होगी। बस एक कप कड़क चाय दे दीजिए, थोड़ी गर्माहट मिले, फिर निकलता हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, पर ध्यान से जाना। आगे बांस पथ है और उसके ठीक बीच में पुराना मसान घाट भी पड़ता है। लोग कहते हैं वहां अजीबो गरीब साए दिखते हैं और डरावनी आवाजें आती हैं। खासकर पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास तो कोई उस रास्ते पर भूल कर भी पैर नहीं रखता। कहते हैं कि उस रास्ते पर भटकने वाली आत्माएं अपना अगला साथी ढूंढती हैं। आप भी उन गांव वालों की बातों में आ गए काका। मैं पिछले 8 साल से इस रास्ते पर आ जा रहा हूं। मानता हूं डर लगता है, पर आज तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मेरा भगवान मेरे साथ है। बेटा, एक बात गांठ बांध लो। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूं। अगर जंगल में कोई तुम्हें पीछे से पुकारे तो पलटकर मत देखना। कोई कितना भी रोए या मदद के लिए गिड़गिड़ाए, रुकना मत, चाहे वो आवाज कितनी भी परिचित क्यों ना लगे। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है बेटा। यहां दर्दनाक यादें भी दफन हैं और कुछ यादें बहुत खतरनाक होती हैं। बस सीधा चलते जाना और रुकना मत। विवेक ने सिर हिलाया, पर उसने काका की बात को उनकी बढ़ती उम्र का वहम समझा। चाय की गर्मी से उसके थके हारे शरीर में थोड़ी जान आई। बाहर वर्षा हल्की होकर बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। विवेक ने अपनी पोटली उठाई, काका को पैसे दिए और अपने घर की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसने देखा कि शामू काका उसे तब तक देखते रहे जब तक वो अंधेरे में ओझल नहीं हो गया। बांस का घना जंगल, जिसे बांस पथ कहते थे, अब उसके सामने था। जैसे ही विवेक ने उस पथ पर कदम रखा, माहौल एकदम से बदल गया। बाहर की हवा का शोर और बूंदाबांदी की आवाजें अचानक दब गईं। यहां एक ऐसी गहरी खामोशी थी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। सिर्फ उसके कीचड़ भरे कदमों की चप चप की आवाज गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे बांस के लंबे दरख्तों के पीछे से, अंधेरे के पर्दों से कोई उसे लगातार घूर रहा है, सूनी और प्यासी आंखों से। अचानक उसके कानों में एक धीमी, दर्द भरी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा दूर बैठकर सिसक रहा हो। विवेक के कदम वहीं ठहर गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शामू काका की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजी, पलटकर मत देखना। कौन है वहां? रोने की आवाज तुरंत बंद हो गई। एक पल के लिए इतना सन्नाटा छा गया कि विवेक को लगा शायद ये उसका वहम है। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे अपने कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस हुआ। डर के मारे विवेक की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और पलट कर देखा। सामने एक लगभग 10 से 11 साल का लड़का खड़ा था। वो वर्षा में पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर मिट्टी लगी थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि एक पल के लिए विवेक अपना सारा डर भूल गया।
कौन हो तुम बेटा, और यहाँ इतनी रात में अकेले क्या कर रहे? अंकल डरिए मत, मेरा नाम नीरज है। मैं पास के गांव का हूँ, रास्ता भटक गया था, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा छोटा भाई वो मर गया है। ये कहते हुए नीरज फूट फूट कर रोने लगा। सुबह से उसकी लाश घर पर पड़ी है। गांव में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सब कहते हैं वो मनहूस है। मेरी माँ भी नहीं है और पिताजी शहर गए हैं। मैं अकेला क्या करूं? क्या आप उसके अंतिम संस्कार में मेरी मदद करेंगे? विवेक एक भले दिल का इंसान था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। अपनी बेटे को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते देखा था। एक बच्चे की आंखों में इतना दर्द देखकर उसका दिल पसीज गया। वो अपनी सारी थकान, अपना डर और श्यामू काका की चेतावनी सब कुछ भूल गया। ठीक है बेटा, रोना बंद करो, मैं हूं ना। कहाँ है तुम्हारा भाई? चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई भी बच्चा इस तरह अकेला नहीं रहना चाहिए। नीरज ने आंसू पोंछे और विवेक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी राहत थी, जो क्षण भर के लिए डरावनी लगी। नीरज विवेक को जंगल के और भी घने हिस्से में ले जाने लगा, एक ऐसे कच्चे रास्ते पर जहां कोई कभी नहीं जाता था। यह रास्ता और भी अधिक डरावना और अंधेरा था। विवेक ने महसूस किया कि जहां जहां नीरज पैर रख रहा था, वहां कीचड़ में कोई निशान नहीं बन रहे थे, और उस लड़के के शरीर से एक अजीब सी असहनीय ठंडक निकल रही थी, जो बारिश की ठंड से बिल्कुल अलग थी। विवेक ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद डर और थकान की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी। ये किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि सड़े हुए इंसानी मांस की बदबू थी। बेटा, ये कैसी बदबू है? बस हम पहुंच गए अंकल। नीरज विवेक को एक छोटी सी खुली जगह पर ले आया। ये जगह बांस के दरख्तों से इस तरह घिरी थी जैसे एक कमरा हो। यहां जमीन पर गीले पत्तों के ढेर के नीचे एक शरीर पड़ा था। विवेक ने कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। अगले ही पल उसकी आंखें डर से फट गईं और उसके मुंह से एक घटी हुई चीख निकली। वहां जमीन पर एक बच्चे की लाश पड़ी थी, पर वो सिर्फ लाश नहीं थी। ये एक भयानक मंजर था। जंगली जानवरों ने उसे नोच नोच कर खा लिया था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ये कौन है तुम्हारा भाई? तभी नीरज, जो उसके साथ खड़ा था, उसने एक लंबी ठंडी सांस ली। वो सांस किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी, जैसे पानी में रंग घुल रहा हो। वो हवा में ऊपर उठकर उसी लाश के ऊपर मंडराने लगा। उसका मासूम चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखें काली और खाली गड्ढों जैसी हो गई थीं, और उनमें एक ऐसी नफरत और भूख थी जिसे देखकर विवेक की रूह कांप गई। ये मैं ही हूं। मुझे इन लोगों ने मार दिया। अब तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगी, हमेशा के लिए। विवेक चीखता हुआ वहां से भागा। वो पागलों की तरह दौड़ रहा था। ये भी नहीं देख रहा था कि वो कहां जा रहा है। उसके पीछे नीरज की खौफनाक कराहती हुई हंसी गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी जीते जागते इंसान की नहीं हो सकती थी। भागते भागते आखिरकार विवेक जंगल से बाहर निकला और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो श्यामू काका के घर के अंदर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी और शरीर पर कई खरोंचें थीं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कल रात एक बुरा सपना था, पर फिर उसे सब याद आ गया। जंगल, नीरज का मासूम चेहरा, वो लाश और वो खौफनाक हंसी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। तुम सुरक्षित हो। रात में जब मैं दुकान बंद करके लौट रहा था तो तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे।
विवेक ने श्यामू काका को पूरी कहानी सुनाई, हर एक बात, हर एक खौफनाक पल। श्यामू काका की आंखों में आंसू आ गए। विवेक, वो भूत कोई और नहीं, मेरा ही बेटा नीरज था। तुमने जो लाश देखी वो उसी की थी। विवेक ये सुनकर सन्न रह गया। उसकी मां के मरने के 3 दिन बाद वो शहर से लौट रहा था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसकी मौत की खबर सुनकर वो पागल सा हो गया था और रात में ही पैदल चल पड़ा। इसी जंगल में कुछ लुटेरों ने उसे पैसों के लिए लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे मार दिया और उसकी लाश वहीं फेंक दी। पुलिस को उसकी लाश तक नहीं मिली। उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है, इंसाफ मांग रही है। और नीरज की आत्मा ने आज तक किसी को ऐसी हानि नहीं पहुंचाई। वो बस लोगों को उस खतरनाक रास्ते से दूर रखने के लिए डराती है, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। विवेक को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। एक बाप का दर्द वो समझ सकता था। 2 दिन बाद विवेक का शरीर थोड़ा ठीक हुआ। उसने अपना सारा सामान बांधा। उसने फैसला किया कि वो रात में ही निकल जाएगा, पर इस बार बांस पथ वाले रास्ते से नहीं, बल्कि लंबे घूम कर जाने वाले खेत खलियानों के रास्ते से। जब वो श्यामू काका की दुकान के पास से गुजरा तो दुकान बंद थी। अचानक उसने देखा कि श्यामू काका हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। विवेक हैरान हो गया। इतनी रात में काका जंगल में क्या करने जा रहे हैं? एक अनजान सा बुरा शक उसके दिल में घर कर गया। उसने सोचा, कहीं काका अपने बेटे की आत्मा से मिलने तो नहीं जा रहे? पर उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, एक अजीब सा उत्साह था। वो चुपके से पेड़ों की आड़ में श्यामू काका का पीछा करने लगा। श्यामू काका उसी जगह पहुंचे जहां विवेक को नीरज की लाश मिली थी। वहां अब सिर्फ कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जिन पर अब भी मांस के कुछ टुकड़े लगे थे। श्यामू काका ने मिट्टी की हांडी नीचे रखी। बेटा नीरज, देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू अकेला है ना, इसीलिए मैं तेरे लिए एक नया दोस्त लाया हूं। वो कारीगर। वो बहुत डर गया था, पर मैंने उसे रोक लिया। अब वो लौट कर जा रहा है, पर रास्ता भूल जाएगा और फिर वो तेरे पास आ जाएगा, हमेशा के लिए। अब तू अकेला नहीं रहेगा, हम दोनों मिलकर तेरे लिए और भी दोस्त लाएंगे। विवेक ये सुनकर पत्थर का हो गया। उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। श्यामू काका ने उसे बहकाया था। उसने हर यात्री को बलि का बकरा बनाया था। विवेक को एहसास हुआ कि वो एक भयानक जाल में फंस चुका है। विवेक चुपके से वापस मुड़ने लगा, पर उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। एक तेज खट की आवाज अंधेरे में गूंज गई। श्यामू काका और नीरज की आत्मा जो वहीं खड़ी थी, दोनों ने एक साथ विवेक की तरफ देखा। श्यामू काका के चेहरे पर अब वो भोलापन नहीं, बल्कि एक शैतानी जीत वाली मुस्कान थी। नीरज, देख, तेरा दोस्त आ गया। वो जाना नहीं चाहता, खेल इसके साथ। नीरज की आत्मा, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से खौफनाक हो चुका था, एक झटके में विवेक के सामने आ गई। उसका चेहरा अब एक बच्चे का नहीं, बल्कि एक भूखे भेड़िए जैसा लग रहा था। नहीं काका, तुम एक शैतान हो। काका, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरे घर पर इंतजार कर रही होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे छोड़ दो। पर उसकी चीख बांस पथ के अंधेरे में दब कर रह गई। अगले दिन सूरज फिर निकला। श्यामू काका अपनी चाय की दुकान पर बैठे थे, एक नए मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे।
और उस बदनाम बांस पथ में अब एक और आत्मा भटक रही थी, हमेशा के लिए